जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो किन दो शहरों को जोड़ा जाएगा भारत के यूरोप और एशिया से? तो चेन्नई और मुंबई को जोड़ा जाएगा। जो भारत का मुंबई शहर है, यहाँ से इंडिया यूरोप एक्सप्रेस केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा, जो मुंबई को फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, सऊदी अरब जैसे यूरोप के देशों से जोड़ेगा। और चेन्नई से इंडिया एक्सप्रेस केबल ब्रिज नेटवर्क बिछाया जाएगा, जो चेन्नई को एशिया महाद्वीप के देशों थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों से जोड़ेगा। तो अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ कहाँ से? मुंबई से होगी, जो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस केबल नेटवर्क को जोड़ेगी। और चेन्नई से प्रारंभ होगी इंडिया एशिया एक्सप्रेस केबल नेटवर्क, और ये एशिया महाद्वीप के देशों से जोड़ेगी भारत के चेन्नई को। और भारत के मुंबई शहर को इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के द्वारा केबल नेटवर्क के द्वारा यूरोप के देशों से जोड़ा जाएगा। और इसका स्वामित्व किसके पास होने वाला है? तो रिलायंस जियो के पास इसका स्वामित्व रहेगा। और समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एशिया और यूरोप महाद्वीप से जोड़ा जाएगा भारत के मुंबई और चेन्नई को। इससे क्या होगा? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान होगी और डाटा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से किया जा सकेगा। और 15,000 किलोमीटर की यह जो केबल नेटवर्क रहेगा ऑप्टिकल फाइबर का रहने वाला है। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। जो मृग मरीचिका होती है, जो मरुस्थल में गर्मी के दिनों में और सड़कों में दूर से देखने पर हमें आभास होता है कि वहाँ पानी है, तो मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्व आंतरिक परावर्तन का। और हीरे का चमकना भी कैसा उदाहरण है? हमारा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। साइंस से संबंधित कुछ देखते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी, मैडम क्यूरी के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी पेनिसिलिन की। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। और चेचक का टीका, जो कि पहला टीका था विश्व का, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी चेचक के टीके की खोज। आगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आइसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो टोंगा देश के प्रधानमंत्री बने आइसेक वेलू यह टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व में ये यहाँ के वित्त मंत्री थे और अभी यहाँ के टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने आइसेक वेलू। राजधानी क्या है टोंगा की? तो अगर बात करें नुकू आलोफा यहाँ की राजधानी है। और राजा कौन है वर्तमान में यहाँ पर? तो राजा टोपो सिक्स है, यह राजा है वर्तमान में टोंगा के। कुछ प्रमुख राजनीतिकों की बात करते हैं अगर, अनुरा कुमार दिसानायके अभी हाल ही में भारत यात्रा पर थे। ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे अनुरा कुमार दिसानायके। अभी हाल ही में एक और जो मेक्सिको है, मेक्सिको की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबोम अभी कहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी है। मोहम्मद मोइज्जू ये कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज्जू। कहाँ के राष्ट्रपति है? मालदीव के। बांग्लादेश में अभी तख्तापलट होने के बाद यहाँ पर किसके नेतृत्व में सरकार गठित हुई है? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यहाँ पर अभी सरकार का गठन हुआ है बांग्लादेश में। तो अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के, मेक्सिको की राष्ट्रपति महिला क्लाउडिया शिनबोम बनी है, मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के अभी किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका,
हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम, जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स न्यायाधीश है, तो वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यह कब भारत में प्रारंभ करता है कार्य करना? तो 12 अक्टूबर 1993 से इसकी स्थापना होती है। 9वें क्रम के इसके अध्यक्ष वी रामास्वामी सुब्रमण्यम बने हैं और यह एक प्रकार का वैधानिक आयोग है, अर्थात संसद के द्वारा इसका निर्माण किया है एक एक्ट के द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर मानव अधिकार आयोग का गठन होता है? तो रंगनाथ मिश्र कमीशन की आधार पर इसका गठन होता है। फर्स्ट हेड कौन थे इसके? तो जो रंगनाथ मिश्र ही थे, पहले अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनके साथ ही 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है मानव अधिकार आयोग में। 2 सदस्य कौन कौन से, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी अध्यक्ष तो याद करेंगे, लेकिन 2 सदस्यों को भी आपको याद रखना है, जो प्रियंका कानूनगो है इन्हें, और डॉक्टर विद्युत रंजन और प्रियंका कानूनगो, इन 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें कि कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्स CJI है मुख्य न्यायाधीश है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई भी न्यायाधीश हो जो न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के कभी, वह इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। 2019 में यह जोड़कर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश भी बन सकता है। पहले केवल मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन 2019 में संशोधन करके इसमें मुख्य न्यायाधीश और जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अन्य न्यायाधीश जो रहा है वह भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। समिति किस, अगर बोले कि अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो एक समिति बनती है, उस समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो समिति सिफारिश करती है जिस नाम की, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इस समिति जो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, इसमें कौन कौन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, ये 6 सदस्य होते हैं इस समिति में। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जिस नाम की सिफारिश की जाती है, इनके द्वारा जिस नाम की सिफारिश की जाती है उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो 6 सदस्य कौन कौन होते हैं इस समिति में? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगर बात करें इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए 3 वर्ष या जो 3 साल या 70 वर्ष जो पहले हो जाए, इनका कार्यकाल होता है। अभी हाल ही में संजीव खन्ना ये किस पद पर नियुक्त हुए? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 51वें क्रम के संजीव खन्ना जी। संजय मल्होत्रा जी अभी हाल ही में RBI के गवर्नर बने 26वें नंबर के कौन? संजय मल्होत्रा जी बने RBI के गवर्नर। अभी हाल ही में कुछ समय पहले अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अनुसूचित जाति आयोग के, तो किशोर मकवाना, जो किशोर मकवाना यह अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने अभी हाल ही में। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत के? तो पर्वत नेनी हरीश यूएनओ में स्थायी अध्यक्ष है भारत के वर्तमान में। आईसीसी के हेड कौन बने? तो जो जय शाह यह आईसीसी के हेड बने अभी हाल ही में। जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो तैयब इकराम, ये पाकिस्तान के हैं। तैयब इकराम ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश जी है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह बने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की जी है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम जी है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी का सम्मान है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। इसे एस जयशंकर जी को सम्मानित किया गया है।
चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार यह एस जयशंकर को मिला है, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, और यह सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए एस जयशंकर जी को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1998 से इसकी शुरुआत होती है, और इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 2.5 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है पुरस्कार की। 2023 में यह वेंकैया नायडू जी को मिला है, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में फिक्की ड्रोन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ड्रोन के अच्छे संचालन और ड्रोन का सही उपयोग करने के लिए फिक्की ड्रोन अवार्ड से कर्नाटक पुलिस को सम्मानित किया गया है। सूर्यबाला अभी हाल ही में इन्हें 34वें नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इनका जो उपन्यास है कौन देश का वासी, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। फिलिप नोएस यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी जो फिलिप नोएस है इन्हें राष्ट्रपति कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है इस बार? जो छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जो हमारे एस जयशंकर जी है, इनकी पुस्तक आई है कौन? वाई भारत मैटर्स नाम से इनकी पुस्तक आई है एस जयशंकर जी की। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है इस बार? तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है मिशेल बेचलेट इन्हें सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से मिशेल बेचलेट को। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है इस बार? दादा साहब फाल्के अवार्ड तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? तो हांगकांग है, जो कि दक्षिण कोरिया की साहित्यकार है, इन्हें साहित्य का नोबेल मिला है इस बार का। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है इस बार का? शांति का तो जो हिंडाक्यू समूह है, हिंडाक्यू जापान का समूह है, निहोन हिंडाक्यू समूह, इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इस बार का। यूएनओ के चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया है? जो यूएनओ है उसके चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल इन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को दिया गया है 2024 का। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को, जो दक्षिण कोरिया की है। शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाक्यू समूह को दिया है, जो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करता है, जापान का है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार है उससे माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है। और माधव गाडगिल समिति है, इसी ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो आभासी सुनवाई उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच। आभासी सुनवाई अर्थात ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई, आभासी सुनवाई उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच, इसकी थीम रखी गई है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू होता है, इसलिए हम 24 दिसंबर को ही मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू होता है। और इसका जो टैगलाइन है क्या है? तो जागो ग्राहक जागो इसकी टैगलाइन है। और जागृति ऐप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भी जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग है इसके द्वारा जारी किया गया था। 25 दिसंबर आज है, यहाँ आज 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज। और 15 दिसंबर 2014 को ही कौन सा अभियान प्रारंभ होता है? तो 15 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ होता है टीकाकरण के लिए। भारत में जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्योंकि 16 मार्च 1995 से भारत में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ होता है, इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? हम 16 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और जो
जो 7 अगस्त को कौन सा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेंगनाव बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? तो भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रोलेंगनाव बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है संग्रहालय, जिसका प्रबंधन करने का अभी किसे जो मिला है अधिकार? तो यह भारतीय सेना को मिला। इसकी स्थापना तवांग में होती है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यह। और यह कौन थे? मेजर रालेंगनाव। तो यह 1951 में तवांग में तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति थे, पहले रालेंगनाव। इनके नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा गया है। इसका प्रबंधन का अधिकार किसे मिला है? भारतीय सेना को। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो जो यहाँ के सीएम है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखें तो इसकी राजधानी ईटानगर है। यह 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? तो जो बोमडिला, दीफू और यांग्याब दर्रा है यहाँ पर स्थित है। और जो यांग्याब दर्रा है इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेशनल पार्क यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क स्थित है। और एक टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पाक्के टाइगर रिजर्व। अभी कुछ समय पहले सेला सुरंग का उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ था? प्रधानमंत्री द्वारा। तो सेला सुरंग भी कहाँ पर स्थित है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च छोंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, इनकी पुस्तक है छोंक पुस्तक यह अभिजीत बनर्जी की है, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसका नाम छोंक क्यों रखा है? तो भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र की समस्याओं का हल बताया गया है इस पुस्तक में, इसलिए इसका नाम छोंक रखा गया है और अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। 1998 में अमर्त्य सेन जी को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है प्राप्त हुआ था। तो 2 भारतीयों को अभी तक प्राप्त हुआ है, अभिजीत बनर्जी और 1998 में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का। नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला था अर्थशास्त्र का। 2014 में किस भारतीय को मिला था नोबेल पुरस्कार? जो कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, मध्य प्रदेश से आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 का। कैलाश सत्यार्थी और जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जो 2014 का है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है। कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। इनका संबंध किससे है? तो जो टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव है, इन पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह रूस के खिलाड़ी थे। डेनियल सेवलेव यह रूसी टेनिस स्टार है। 2 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया है। डोपिंग के कारण, नशीले पदार्थ के उपयोग के कारण इन पर जो है बैन लगाया गया है। जो मेल्डोनियम नाम से जो टेबलेट आती है, उन जो प्रतिबंधित टेबलेट है उनका इसके द्वारा उपयोग कर लिया गया था अनजान रूप से, अर्थात इनको पता नहीं होने के कारण इन्होंने मेल्डोनियम टेबलेट का उपयोग कर लिया, जो कि डोपिंग के अंतर्गत आती है। तो इन पर डोपिंग टेस्ट में यह पॉजिटिव आए और डेनियल सेवलेव पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया और रूस के टेनिस खिलाड़ी है। अगर कुछ कप की बात करें, कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन रहा है इस बार? तो अर्जेंटीना विजेता रहा है कोपा अमेरिका कप का, फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप का विजेता कौन रहा है? यह भी फुटबॉल से, स्पेन विजेता रहा है यूरो कप का और जो यूनाइटेड किंगडम इसका उप विजेता रहा था। डेविस कप का विजेता कौन रहा है? तो जो नॉर्थ ईस्ट FC फुटबॉल क्लब है, यह इस बार डेविस कप का विजेता रहा है। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने इस बार रणजी ट्रॉफी जीती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा अंतिम,
हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए स्वर्णिम भारत इसकी थीम रखी गई है इस बार की। रिपब्लिक डे 2025 यह 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और इस बार की इसकी थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। फर्स्ट बार हमने कब मनाया था गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमने गणतंत्र दिवस मनाया था। और उस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन आए थे पहली बार? तो उस समय इंडोनेशिया के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे सुकर्णो साहब, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। 2025 में हमारे चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं? तो यह भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमने किन्हें निमंत्रण दिया है अभी वहाँ से जवाब नहीं आया है। तो जो प्रबोवो सुबियांतो है, जो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, इन्हीं को हमने आमंत्रण दिया है, लेकिन ऑफिशियली अभी जो भी है इनका जवाब नहीं आया है। तो ये हो सकते हैं, संभावना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही इस बार भी हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे। अगर बात करें गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा देश का, राष्ट्राध्यक्ष होगा जो भी देश का, उसका निर्वाचन या नियुक्ति की जाएगी, अर्थात वो वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन क्या है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो राजा होता है वहाँ का प्रमुख वो वंशानुगत होता है। लेकिन भारत का जो प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्राध्यक्ष जिसका वंशानुगत नहीं होता है वह गणतंत्र देश कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा होगा? तो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश रहने वाला है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि 50-50 ओवर के होते हैं इसमें गेम, जिसे वनडे के नाम से भी जानते हैं आप। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का कौन सा यह क्रम रहने वाला है? तो 9वें क्रम की यह ट्रॉफी रहेगी। 8 देश इसमें भाग लेने वाले हैं और होस्ट कौन रहेगा? जो नल्ला पाकिस्तान है इस बार इसका होस्ट रहने वाला है। और नल्ला पाकिस्तान के 3 शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में इनका आयोजन होना है। क्या भारत जाएगा पाकिस्तान? तो भारत के खिलाड़ी नहीं जाएंगे। जो भारत के मैच है वह संभावना है कि श्रीलंका और यूएई में हो सकते हैं भारत, और जो भारत के जो भी जितने भी गेम होंगे पाकिस्तान से बाहर। फर्स्ट बार कब आयोजन हुआ था इस चैंपियन ट्रॉफी का? तो 1998 में फर्स्ट बार आयोजन होता है। बांग्लादेश उस समय इसका होस्ट था और इसके विजेता कौन रहे थे? तो जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है यह इसकी विजेता रही थी। इंडिया पाकिस्तान के मध्य कब मैच होना है? तो 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के मध्य मैच होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1928 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं? तो यह लॉस एंजिल्स में होंगे। कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में होने वाले जो 2028 के ओलंपिक है। नेक्स्ट क्रम के जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पर होंगे? तो नेक्स्ट क्रम के जो ग्लासगो है, स्कॉटलैंड, ग्लासगो यहाँ पर नेक्स्ट गेम होने वाले कॉमनवेल्थ। कौन से? कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट जो एशियाई खेल है ये कहाँ पर होंगे? 20वें नंबर के। तो जो एशियाई खेल है अगले ये कहाँ पर होने वाले? तो ये जापान में होने वाले। कहाँ पर होंगे? जापान में होने वाले अगले एशियाई गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे 2025 में? खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे 2025 में? तो बिहार में इनका आयोजन होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम का 2025 में। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होने वाले? शीतकालीन खेल ओलंपिक कहाँ पर होने वाले 2026 में? तो यह इटली में होने वाला है। इटली इसका होस्ट रहेगा। तो 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक। 2026 कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन अगले जापान में होगा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में बिहार इसका होस्ट रहने वाला है। और 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर? इटली में होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर्स की चर्चा की है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिएगा। धन्यवाद।